हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड का एक ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और ये मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का है। और सामाजिक विज्ञान के इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिए और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है, और लास्ट में हम डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हिंद चिन्ह में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चिन्ह में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो चीन शामिल नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो लाला हरदयाल ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप के किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। तो यूरोपीय संघ का हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहाणु किस देश के शासक थे। यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहाणु किस देश के शासक थे। तो ये कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स वाट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो 1907 ईस्वी में की गई। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के इस ऑफिशियल मॉडल पेपर में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। और लास्ट में बताएंगे इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है, तो लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि गोलघर कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो एफ.डी. रूजवेल्ट ने लागू की, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई।
तो 1804 में लागू की गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1870 ईस्वी में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया, तो नई आर्थिक नीति आया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो बैंकिंग नहीं है, इसे आपको याद रखना है। जो बैंकिंग है ये सेवा क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंद्र है, तो आयरन और स्टील का केंद्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय किससे है, तो औसत आय से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो प्रति व्यक्ति आय होता है ये औसत आय होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा है। यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टाका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत की मुद्रा क्या है, तो रुपया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है तो उत्पादनों के संसाधनों की आय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो 1986 में लागू हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर।
23 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है, तो ये कृष्णा नदी से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो बंगाल की खाड़ी हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो केबल का टूट जाना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ किसे क्षति पहुंचाती है, तो फसलों को भी पहुंचाती है, पशुओं को भी पहुंचाती है, भवनों को भी पहुंचाती है, यानी इनमें से सभी को पहुंचाती है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो जनता दल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज्य की शुरुआत हुई, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज्य की शुरुआत हुई, तो राजस्थान से हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के इस ऑफिशियल मॉडल पेपर में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे, और लास्ट में बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो उस समय क्या हुआ था कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, तो सांप्रदायिक मानता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35
35 नंबर प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, यहाँ पे आपको बताना है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये क्या करता है कि विभिन्न समुदाय के बीच के टकराव को कम करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो लोकतंत्र की स्थापना करना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है। तो झारखंड राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। तो राजस्थान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो कोसी नदी घाटी परियोजना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो ये पश्चिम बंगाल में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीराकुंड बांध कहाँ पे है। तो ये उड़ीसा में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो जो विद्युत होता है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो हाजीपुर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि चावल है। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल कौन सी फसल है। तो जो चावल है ये एक खरीफ फसल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, यानी वो सरकारी है। तो जो सेल कंपनी है ये सरकारी है, इसे आपको याद रखना है, ये निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि कौन कोडरमा खनिज से संबंधित है। तो अबरख है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। तो श्वेत क्रांति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
48 नंबर प्रश्न है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से दो जिले प्रसिद्ध हैं। तो मुजफ्फरपुर और वैशाली प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि आय तथा उपभोग का अंतर। यहाँ पे आपको बताना है कि आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। तो ये बचत कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा प्रकार नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक का जमा का प्रकार नहीं है। तो आवर्ती जमा नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों होता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। तो यह कथन किसने कहा था। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत घटक की संरचना है। तो वित्त है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है। इसमें से आपको बताना है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जो ज्वारीय ऊर्जा है ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो 20 लाख पूर्व हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन है। इसमें से आपको बताना है कि खरीफ फसल कौन है। तो चावल भी खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है और कपास भी खरीफ फसल है, यानी इनमें से सभी खरीफ फसल है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो जो कपास होता है ये रेशेदार फसल होता है, जूट भी रेशेदार फसल होता है और जो सन यानी सनई होता है ये भी क्या होता है, रेशेदार फसल होता है। लेकिन जो गन्ना होता है ये रेशेदार फसल नहीं होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो ये गुजरात राज्य में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में मौद्रिक काला की शुरुआत किसने की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड में मुद्रण काला की शुरुआत किसने की।
तो कैक्सटन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्राटस्की ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित हैं, तो ये पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, तो प्राथमिक क्षेत्र से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, तो सोनपुर में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है, तो शेरशाह सूरी का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया, तो जॉन के ने किया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न है कि हीगेल कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हीगल था ये कौन था, तो जो हीगल था ये दार्शनिक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर।
75 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब निरस्त किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब निरस्त किया गया, तो 1911 में निरस्त किया गया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बंगाल का विभाजन कब किया गया था, तो 1905 में किया गया था, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, तो एल तरंग की सबसे कम होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, तो 97% है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, तो पुनपुन नदी पर नहीं है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि गेहूं फसल है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि गेहूं कैसी फसल है, तो जो गेहूं है ये रबी फसल है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का ऑफिशियल मॉडल पेपर के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सॉल्व कर चुके हैं। तो अब इसका पीडीएफ डाउनलोड करना सीख लीजिए कि आपको इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना। सबसे पहले आपको जो फोन में क्रोम होता है उसे खोल लेना है, और जैसे ही आप लोग उसे ओपन कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बॉक्स देगा। इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे, और जैसे ही सर्च करेंगे हमारा वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आस्क क्लास होम। इसी आस्क क्लास होम पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इधर उधर क्लिक नहीं करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है टेस्ट, उसके बाद डाउनलोड पीडीएफ। तो इसी डाउनलोड पीडीएफ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए हम 4 पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, और जो अभी हम आपको पढ़ाए हैं उसका पीडीएफ ये रहा, सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर पार्ट 1। और अगर इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे और एक पेज ओपन होगा, पूछेगा क्रोम से डाउनलोड करना है, तो आप लोग क्रोम पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे हमारा ये पीडीएफ यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। इसे आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पे ये सब क्या है, पीडीएफ है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें आंसर भी हम बता चुके हैं। और यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए जो हमारा कर्सर है यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इस पे आपको बस क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए हमारे कर्सर पे यहाँ पे डाउनलोड होने लगा, और ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसे हम ओपन करके पढ़ सकते हैं। और आप लोग कहाँ पे देखिएगा, तो आप लोगों का जो फोन होता है उसका जो फाइल मैनेजर होता है, और फाइल मैनेजर में जो डॉक्यूमेंट होता है वहां से इसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब पीडीएफ है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। और बात है इसमें और कुछ यहाँ पे सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगर आपको टेस्ट देना है तो यहाँ पे देखिए इस टेस्ट वाले पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए दिन में 3-4 टेस्ट होता है, तो उसे आप लोग दीजिए। और यहाँ पे देखिए हमारा टेस्ट वाला पोर्शन खुल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टेस्ट वाला यहाँ पे खुल रहा है, देखिए यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे देखिए 11 जनवरी को टेस्ट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे 12 जनवरी को यानी आज को यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का टेस्ट हुआ था, जिसका समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक था। उसके बाद एक और टेस्ट हुआ है जिसका समय यहाँ पे 12 बजे से लेके 4 बजे तक था।
तो अगर आपको टेस्ट देना है तो यहीं पे आपको आना है टेस्ट देने के लिए, और यहाँ पे देखिए इस टेस्ट को देना है तो इस पे आपको सिंपल क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। जैसे हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए हम एक नाम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे नाम लिख देते हैं राम, और यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है और जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा आपका यहाँ पे टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो उनके पिता का देहांत हो गया, तो यहाँ पे 9.5 साल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर भी बताएगा। अगर आपको यहाँ पे गलत भी करते हैं तो उसका भी यहाँ पे बता देता है। यहाँ पे देखिए बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल का रहने वाला था, लेकिन हम बिहार मारेंगे तो यहाँ पे देखिए गलत बता रहा है और नेपाल सही बता रहा है। तो ऐसे करके आप लोग डेली लाइफ टेस्ट भी दे सकते हैं, तो आप लोग टेस्ट दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड का न्यू लिंक हो गया जारी, यहाँ से डाउनलोड हो रहा है। तो जब भी यहाँ पे लिंक एक्टिव होगा हम आपको बता देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में भी और वीडियो बना के भी, और आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आके आपको डाउनलोड करना है। नीचे में सबसे आ जाना है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक मिलेगा। अगर आप 10वीं में हैं तो 10वीं का यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से 12वीं का डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।